हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने गति के तीनों समीकरण पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। 15 मिनट की ये वीडियो आप लोगों के लिए आगामी परीक्षा वन दरोगा और पर्यावरण परीक्षा की जो भी विद्यार्थियां तैयारी कर रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। 15 मिनट में हम तीनों के तीनों जो हमारे समीकरण हैं, गति का प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तीसरा समीकरण, इन सबको अच्छे से समझ रहे होंगे। गति के समीकरण से आप लोगों के कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं, कौन कौन से थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं, इन सब पर भी हम आज चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आप लोगों के लिए याली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहता हूँ, जो भी विद्यार्थी इसको देख रहा है, सबसे पहले आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको इसकी जो पूरी PDF है वो डायरेक्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके बाद आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है कि आप लोगों को हमेशा अपडेट रहना पड़ता है। देखो, हम लोग रोज़ यहाँ पर क्वेश्चंस डालते हैं जो आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ इन तीनों समीकरण से थ्योरी वाइज क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है वेग और समय के मध्य जो आप लोगों का ग्राफ होता है वो कौन से समीकरण के तहत आता है, तो प्रथम समीकरण के तहत आता है। यदि मैं आप लोगों से कहूँगा समय और दूरी के मध्य जो ग्राफ होता है उससे कौन सा समीकरण ज्ञात होता है, तो उससे दूसरा समीकरण ज्ञात होता है। यदि हम बात करते हैं वेग और स्थिति के मध्य जो ग्राफ बनेगा उससे कौन सा समीकरण ज्ञात होगा, तो उससे तीसरा समीकरण ज्ञात होता है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट पूछा जाता है, वेग और समय के मध्य जो ग्राफ है वो कौन से समीकरण के अंतर्गत निहित है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए गति के प्रथम समीकरण। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर ग्राफ्य विधि से एक एक करके तीनों के तीनों समीकरण को समझ रहे होंगे। गति का जो प्रथम समीकरण है वो क्या कहता है, ये कहता है यदि कोई वस्तु u वेग से v हो जाती है कितने समय में, t समय में, तो उसमें लगने वाला जो त्वरण है वो आप लोगों के किसके बराबर होता है, वेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। त्वरण की परिभाषा भी यही है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब वेग में परिवर्तन कैसे आएगा उसको हम ग्राफीय तौर पर समझते हैं। यदि कोई वस्तु प्रारंभिक स्थिति में, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर थी जब, और ये बिंदु कौन सा है, ये निर्देशांक होते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए निर्देशांक में याल्या जो होता है, ये आप लोगों की क्षैतिज लाइन जो होती है इसको हम कहते हैं एक्स। ठीक है, ये होती है आपकी एक्स अक्ष। ठीक है, और याली जो आपकी ऊर्ध्वाधर लाइन होती है इसको कहते हैं आपकी वाई अक्ष। ठीक है, इन दोनों को जो बिंदु काटता है इसको कहते हैं हम स्थिर बिंदु, जिसको हम निर्देशांक रखते हैं 0,0। जो पहला वाला 0 होता है वो एक्स अक्ष का होता है और जो दूसरा वाला होगा ये वाई को डिनोट करता है। आशा करता हूँ आपने अपने 10th में इसको समझा होगा। अब हम ये ज़्यादा इसको हम समझाने बैठेंगे तो लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आपको हम डायरेक्ट इस पर लेकर आते हैं। यदि देखो यहाँ पर कोई वस्तु थी, यहाँ पर अगर कोई वस्तु थी और वो यहाँ से यहाँ तक गई, यानी O से अगर A तक कोई वस्तु गई है तो उसका जो प्रारंभिक वेग है वो आपका u है। और यहाँ से अगर कोई वस्तु यहाँ तक गई, ठीक है, तो यहाँ तक इसका वेग क्या हो जाएगा, इसको हम लोगों ने v माना है। ठीक है, इसको आप लोग वेग से दर्शाएंगे, इस वाले हम जो आपका y अक्ष है, और इसको आप लोग समय से दर्शाएंगे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के लिए जो यहाँ पर पूरा समय लगा, इस पूरे समय को आप लोग किससे दर्शाएंगे, t से दर्शाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ से u वेग से v तक जाने में लगा जो समय है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, a से करते हैं। इसलिए वेग और समय की ढाल को त्वरण से दर्शाया जाता है। ये ढाल होती है, वेग और समय की ढाल को त्वरण से दर्शाते हैं। आशा करता हूँ आप इसको समझे होंगे। दूसरा यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग आपका क्या था, पहले u था फिर v हो गया, इन दोनों के मध्य जो अंतर होगा यानी -t = a हो जाता है। इससे ही आपका पहला समीकरण बन जाएगा। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने आएगा at
इक्वस टू वी माइनस यू। अब ये जो माइनस वाला है इसको आप लोग इधर उठा कर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v इक्वस टू यू प्लस ए टी, और यही आपका पहला समीकरण होता है। आशा करता हूँ आप इसको समझे होंगे। त्वरण से आप लोगों ने कैसे करके इसको निकाल लिया। अब इसको वेग और समय के मध्य क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकती, इसलिए इसको वेग और समय के मध्य संबंध दर्शाया जाता है। आशा करता हूँ आपने ये वाला पूरा सिनेरियो समझा होगा। दूसरा आपका जो समीकरण होता है उस समीकरण में आप लोग ग्राफ्य विधि से समझते हैं। ग्राफ्य विधि से कैसे समझेंगे इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, अगर आप यहाँ पर थे सबसे पहले, फिर यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से आप लोग यहाँ तक गए, ठीक है, तो इसको आप लोग जब इस पूरे डायग्राम को दर्शाएंगे तो ये आपका एक पूरा चित्र बनकर आ रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पहला चित्र आप लोगों का कौन सा है, पहला चित्र आप लोगों का त्रिभुज का है, दूसरा चित्र आप लोगों का आयत का है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है आप लोग जानते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये किसका होता है, समलंब त्रिभुज के अंतर, ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, समकोण त्रिभुज के अंतर्गत आता है। दूसरा यदि मैं आपसे बात करता हूँ आयत की, तो आयत का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा, यहाँ पर जो भी इसका जो ये क्या है, भुजा इंटू भुजा, इसको आप अगर करेंगे तो यानी इसका लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इसके चौड़ाई की, तो इसके चौड़ाई क्या होगी, ओ और ए, यानी इसके यहाँ तक चला गया जो दूरी होगा इसको हमने u माना है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो समय है इसको हमने t माना है। तो अब हम इसको देख लेते हैं ग्राफीय तौर पर। तो जो कुल क्षेत्रफल होता है, याद रखना जब भी हम लोग कितना भी चलें इस ग्राफ के अंतर्गत, हम जितना भी क्षेत्रफल अगर हम चलते हैं वो पूरा क्षेत्रफल हमारे बराबर होता है किसके, दूरी के। बस आपको इस चीज़ को अच्छे से समझना है। कभी भी कहीं भी अगर आप इधर को लेकर चलें, इधर भी लेकर चलें, इधर भी लेकर चलें, जितना भी आप ट्रेवल करेंगे वो पूरी दूरी हो जाएगी। इसलिए कुल क्षेत्रफल को हमने किससे दर्शा दिया, दूरी से दर्शा दिया। अब ये हमारा जो कुल क्षेत्रफल है किसके बराबर है, एक तो है आयत के क्षेत्रफल के बराबर, एक है त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। आयत के क्षेत्रफल के बराबर की बात करेंगे तो ओ ई इंटू ओ ए, ओ ई इंटू ओ ए है, फिर उसके बाद आधार गुणा ऊंचाई, जो मैंने आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला। ओ ई क्या है आपको पता होना चाहिए, इसको हमने टी से डिनोट किया है और ओ ए को हमने यू से डिनोट किया है। ठीक है, आशा करता हूँ आप इसको समझे होंगे। दूसरा यहाँ पर आपका आता है 1/2 आधार। अब आधार इसकी हो या फिर इस वाले की हो, इन दोनों की एक है, तो ये भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये भी आप लोगों का हो जाएगा टी। ठीक है, इस चीज़ को आपको अच्छे से करना है। तो यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे इसको 1/2 आधार तो क्या था, ये टी था। और अगर मैं ऊंचाई की बात करता हूँ तो ऊंचाई को आप यहाँ से ढंग से थोड़ा समझना होगा। देखो, आपको यहाँ से निकालना है डी और सी। अगर आपको यहाँ पर एक सेकंड में दिखा देता हूँ, अगर आपको ये वाला निकालना है, कौन सा, अगर आपको याली दूरी निकालनी है, याली दूरी अगर निकालनी है तो आपको इसमें से, इस पूरे में से इतना आपको माइनस करना होगा। आशा करता हूँ आप इसको समझे होंगे। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये आपका v है, जिसको हम लोगों ने अंतिम वेग कहा था, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों ने क्या कहा है, u, जिसको हमने प्रारंभिक वेग कहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसको अब डायरेक्ट रख लेंगे। इस चीज़ को आप लोग देखेंगे तो हमने OA क्या कर दिया है, OA की जो वैल्यू है यानी इसकी इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने यही रख ली, और OB की वैल्यू हम लोगों को पहले से ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी, जो आपका क्या कहते हैं AD है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने पहले ही रख ली थी T। अब इसको हम लोग आगे चलते हैं तो UT की जगह तो UT रखेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, आयत का क्षेत्रफल। 1/2 हम वैसे क्या वैसे ही रख देंगे। जो आप लोगों का AD था यानी आधार, उसको हमने T ऐसे ही रखा एज इट इज़। अब ये यहाँ पर जो V माइनस यू है, इसको आप लोगों को मैंने पहले समीकरण से समझा दिया था। वहाँ पर हम लोगों ने V माइनस यू जो हमने रखा था वो 80 के बराबर रखा था, इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पर डाल देंगे। बस आप लोगों को यही एक ट्रिक समझना था, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं और आप लोगों से पूछ लिया जाता है वहाँ पर, तब आप लोग वहाँ पर परेशानी पर आ जाते हैं। क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट इससे भी आप लोगों का क्वेश्चन बन जाता है, वहाँ पर पूछ लिया जाता है। अंतिम वेग भी दिया होता है, प्रारंभिक वेग भी दिया होता है, टी भी दिया होता है, और आप लोगों से एस पूछ लिया जाता है। तब आप लोग क्या कर सकते हैं, तो आप लोग, अगर आपके पास तीसरा समीकरण नहीं होता तो आप लोग उससे नहीं निकाल पाते, तो इस वाले से निकालना आपके लिए ज़रूरी पड़ जाता है। तो यहाँ पर आप लोग किससे देखेंगे, जब आपने 80 कर दिया और तो याला टी एक बार और इसमें जुड़ेगा तो 80 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दूरी इक्वस टू क्या होगा, UT, जो आप लोगों का आयत का क्षेत्रफल था, और हाफ AT स्क्वायर, इसमें एक T है आपका आधार और AT आप
आपने यहाँ से इसको ले आए। आशा करता हूँ आप इस पूरे सिनेरियो को समझे होंगे। यहाँ पर प्रश्न कैसे बन सकते हैं, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, त्वरण दिया होगा, समय दिया होगा, प्रारंभिक वेग दिया होगा, पूछा जा सकता है दूरी क्या है। दूसरी बार ऐसे पूछा जा सकता है कि दूरी क्या है, आप लोगों से पूछी जा सकती है कि दूरी दी होगी, प्रारंभिक वेग दिया होगा और त्वरण दिया होगा और आपको टी निकालना पड़ सकता है। ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ये आपके न्यूमेरिकल वाइज बनते हैं। आशा करता हूँ आपने इन दोनों को, जो पहला समीकरण है दूसरे समीकरण को, अच्छे से समझा होगा। नहीं समझ में आया होगा एक बार वीडियो और देखना, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जो दूसरा समीकरण है हमारा, समय यानी टी और स्थिति यानी एस, इन दोनों को समझाता है। इसको ध्यान से देख लें, समय और दूरी, यहाँ पर जो समय और दूरी के जो बीच संबंध है इसको दर्शाता है। इसमें आपने कोई भी वेग नहीं लाए हैं, इसलिए इसको समय और दूरी के बीच संबंध कहते हैं। ठीक है, अब आपका आता है तीसरा गति का समीकरण। इसमें आप लोग क्या नहीं लाएंगे, समय को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आप समय को इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपके पास क्या हो जाता है, तो आपके पास वेग आ जाता है और दूरी आ जाती है। ठीक है, अगर हम लोगों को तीसरा समीकरण निकालना है तो हमें इस पूरे के पूरे जो आपका जो डायग्राम है ये आपका समलंब है। कैसे है समलंब, इसको ध्यान से देखना। ओ से ए तक गए, फिर ए से सी तक गए और यहाँ से ई तक गए। इस डी को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। ये पूरा का पूरा आप लोगों का क्या है, ये एक समलंब है। अब यहाँ पर इसमें तो हमने आयत और त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा था दूसरे वाले में, इसमें हम समलंब का क्षेत्रफल देखेंगे। मैंने पहले ही बताया था ग्राफ में कुल क्षेत्रफल हमेशा दूरी के बराबर होता है। बस आपको ये वाली पॉइंट हमेशा याद रखना है, चाहे कोई सा भी आप लोग सवाल कर रहे हैं ये जरूर देखना। ग्राफ में आप जितनी भी यहाँ पर क्षेत्रफल का यूज करेंगे वो पूरी दूरी के अंतर्गत निहित किया जाएगा। इसलिए एस बराबर क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं समलंब का क्षेत्रफल कहूँगा तो यही आपका दूरी हो जाएगी, यही आप लोगों की दूरी हो जाएगी समलंब का क्षेत्रफल। इक्वस टू क्या होगा, ओ ए सी ई का क्षेत्रफल, यानी ओ ए सी ई का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा समलंब का क्षेत्रफल क्या बताता है, ये कहता है कि हाफ समांतर भुजाओं का योग इनटू समांतर भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। अगर मैं बात करूंगा समांतर भुजा कौन कौन सी है इसमें, अगर इसको देखेंगे तो ये वाली और ये वाली, कौन कौन सी, ओ ए और सी ई। ठीक है, याली और ये वाली आपकी समांतर भुजा है। इन दोनों का योग गुणा इनके बीच सबसे न्यूनतम दूरी कौन सी है, ओ ई है, इनकी इनटू करके हाफ कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसको देखते हैं दोबारा, यहाँ पर देखेंगे हाफ ओ ए प्लस यहाँ पर सी ई आ जाएगा, इनटू आपका कौन सा आ जाएगा, ओ ई आ जाएगा। आप लोग जानते हैं ये नीचे वाला तो टी है, आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सी ई की, तो सी ई भी आप अच्छी तरह जानते हैं, ये आपका वी होता है। और याला आपको अच्छी तरह पता ही होगा, ये आपका यू होता है। इसको ध्यान से देखेंगे तो हाफ यू प्लस वी इंटू टी हो जाता है इसका। यहाँ तक आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा। अब इसको ध्यान से देखना, यदि मैं इस टी की जगह, ध्यान से देखना, यदि मैं इस टी की जगह याला रख दूं, ये कहाँ से आया, आप लोगों को मैंने ऊपर बताया था। आप लोगों को क्या बताता है, ए इक्वस टू मैंने बताया था वी माइनस यू अपॉन टी। इसको मैं टी को यहाँ ले गया और ए को यहाँ ले आया, तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ। अगर मैं टी की जगह आपकी याली पूरी वैल्यू लिख दूंगा तो ये पूरा आ जाएगा। इसको आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, तो आपका क्या वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर, तो आपकी पूरी वैल्यू ये बन रही होगी 1/2 ए को हम बाहर ले आए और वी प्लस यू और वी माइनस यू आपके सामने आ जाएगा। और ये आपका किसका होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों का ये तीसरा समीकरण भी आपके सामने तैयार हो गया। यहाँ तक आप लोगों को कैसा लगा, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। दूसरे किसी टॉपिक पर आपसे हम लोग चर्चा करते हैं। आप लोगों के लिए ये ऐसी वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक तो थोड़ा बहुत समझ में ज़रूर आया होगा। बस हम लोग इसको जल्दी जल्दी करा रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है। प्रश्न यहाँ से बहुत बार बनकर आते हैं, कोई सा भी आप पेपर उठाकर देख लीजिए। आप लोगों से बस ये कहना चाहते हैं, इसकी PDF टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम से जुड़ें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी छोटी छोटी वीडियो जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगेगा वो हम आपके सामने ऐसे ही लाइव उसमें हम समझा रहे होंगे। वैसे हम यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ाते हैं बच्चों को, आप लोगों को यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट
डायरेक्ट इसमें फ्री पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों को बस एक छोटी सी हेल्प करनी है, आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने छोटे भाई बहनों को। मिलते हैं दूसरी क्लास में। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।